और मैक्स कहता है, हर कोई मैंने अंदाज़ा लगाया है ऐसा होगा, तो प्लीज़ तुम लोग मुझे परेशान मत करो। और जो सारे लोगों को दिखाकर बताती हैं, क्या तुमने भी सिर्फ अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा होने वाला है, रैली। और जो मैक्स होता है वो फिर कहता है कि तुम लोग पहले से ही नहीं जानते क्या, नया एस्गार्ड का वो लीडर जो मुझसे नफरत करता है। और भले ही इस बार ये हुआ है, लेकिन वो तो जल्दी ही होना था, लेकिन वो ऐसा तो कारण ही ढूंढ रहा था वो। और फिर कहता है, बस थोड़ी जल्दी ही हो गया। ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मैं उसे समझ नहीं सकता, किसी ऐसे आदमी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। और मैक्स कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और मैक्स होता अपने मन में कहता है, अपने आप में अच्छा होना एक ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ में अच्छे हो, और तुम किसी भी गलती को देखोगे तो भले ही तुम इसे जानना न चाहो। और फिर कहता है वो, मुझे इस तरह से मुझे सब कुछ इनकम्प्लीट महसूस होता है। और जब मैंने कुछ गलत चीज़ों को देखा तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। और हमें कुछ खाने को दिखाते बताते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतनी पैसे खर्च। और मैक्स कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये बहुत सारी ये महंगी डिशें हैं। और जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है, हम सभी ने अपनी क्षमता से ही पैसा खर्च किया है, और इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो और एंजॉय करो। सारे लोग कहते हैं कि आखिरकार तुमने हमारी जान जो बचाई, तो हमें कम से कम इतना तो करना ही था। और क्या तुम इसे जल्दी नहीं खाओगे कि इस बनी हुई मछली को तुम खाने का ट्राई नहीं करोगे? और इस जगह का ये सबसे पसंदीदा डिश है। और हमें लेडी को दिखाकर बताती है कि ऐसो का वो घर जहाँ का सरदार हॉल चौंग है। और जो आदमी होता है वो कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, वो 18 टीमों में से सबसे खतरनाक टीम है। और जो आदमी होता है वो कहता है, जब मैंने सुना ये रास्ते में अफवाहें चल रही थीं और वो एक सिटी में एसगार्ड को उन्होंने डिफीट किया और सबको मर गए, बस कुली ही बचे हैं। और जो आदमी था वो कहता है, तो फिर ये वही कुली होंगे। और जो आदमी होता है वो कहता है, इससे इस बात का एक्साइटेड है कि मार्शल आर्ट नहीं जानते वो होने के बावजूद भी वो बच गए। और जो लेडी होती है वो कहती है, चुप रहो। और हमें बताती कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा चौंका था जब मैंने अपने पर इतना मैं सोच पाया। और फिर से कोई कहता है कि उन छात्रों के सामने तुमने 4 रीज़न लेकर आए, और ऐसो के उन डाकुओं से हमारी तुमने जान बचा ली। और अंदर से आवाज़ आती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो मैक्स, मैंने उन्हें बताया कि तुम सचमुच एक इम्प्रेसिव हो। और हम लेडी और आदमी को दिखाकर बताते हैं कि इससे सही ज़्यादा चौंकने वाली बात तो ये है कि उन 4 रीज़न से वो मान कैसे गए और उन्हें बक्स कैसे दिया। और जो आदमी होता है और वो कुली कहता है, लेकिन मैक्स, हमने पहला और दूसरा कारण तो सुना था, और वो 2 कारण क्या थे? और ओल्ड मैन कहता है, मैं सच में उसके बारे में एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ तुम मेरी एक्साइटमेंट मिटा दो। और जो एक कुली होता है वो मैक्स से कहता है कि तीसरा कारण तो ये था कि हमें जिंदा छोड़ देते हो तो ऐसो कि वो 18 टीम 18 ग्रुप सबसे खास बन जाएंगे। और एक और कुली कहता है, हाँ ये पॉसिबल है, मैं इसे समझ ही नहीं सका कभी। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि प्लीज़ तीसरे कारण के बारे में तुम भूल जाओ। और मैक्स कहता है, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने से तुमको नुकसान होगा। और मैक्स फिर कहता है कि वो कहावत है ना कि इंसान पर जब मुश्किलें आती हैं तो वो उसके मुंह से ही आती हैं, इसलिए प्लीज़ इसे अपने दिमाग से मिटा दो हमेशा हमेशा के लिए। और हम लेडी को देखते हैं और हमको बताते हैं कि तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि अच्छा, उन 18 ग्रुप कार्डिडल में से सबसे मामले में ऐसा नहीं है क्या जिसके बारे में हम जैसे लोगों को बात नहीं करना चाहिए? और लंबी लाइफ चाहते हो तो तुम ऐसा दिखाओ कि ना ही तुमने कुछ देखा और ना ही तुमने कुछ सुना है। और हम वो लेडी पर्दे हटाकर कहती है, मैं इसके बारे में और सुनना चाहूँगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो लेडी वहाँ पर आती है और लोग कहते हैं, तुम कौन हो? जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं, तुम कौन हो? और जो लेडी कहती है कि मुझे यहाँ बेवजह पूछने आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद मुझे अंदर आना पड़ा क्योंकि ऐसी दिलचस्प मुझे बातें सुननी पड़ी। और फिर लेडी कहती है कि इस बारे में कैसा है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में और बताओ तो मैं तुम्हारे जो तुमने ऑर्डर किया है हर चीज़ का मैं पे कर दूंगी। और लेडी कहती है, और तुम लोगों को
हाई लेवल का डिश भी खिलाऊंगी। और मैक्स सोच में होता है और लेडी कहती है कि जल्दी से यस कहो अगर तुम ये ऑफर को ठुकराना नहीं चाहते। और फिर कोई कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हमने गलती कर दी। हाँ, और फिर जो हमें मैक्स की टेबल को दिखाकर बताते हैं हम क्या करें मैक्स। मुझे लगता है कि बहुत ज़ोर से हम लोग बात को कर। और मैक्स कहता है कि प्लीज़ ठंडा होने से पहले इस खाने को खा लो। और फिर जो बोल्ड मैन होता है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और मैक्स कहता है अनजाने में पाताल लोक से मिला, इसीलिए मुझे कम से कम उसे अपना एक चेहरा तो दिखाई देना चाहिए। और सारी कहती हैं कि ये क्या है। और वो लेडी होती है वो कहती है कि पाताल लोक, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और वो उस आदमी आ जाता है और वो लेडी कहती है क्या तुम इसके चेहरे की वजह से ये सब कह रहे हो, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। और फिर बताती हैं ये टाइम नहीं है जिसके बारे में हमें हम बात करनी चाहिए। मुझे ये बिलीव है कि तुम इसे यहाँ सही नहीं कहोगे। और मैक्स के यहाँ के सभी डिस्क का तुम पे करो और उन्हें एक हाई हाई तुमने जो वादा किया है वो तुम निभाओ। और जो लेडी होती है वो कहती है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा अपने वट्स पर ध्यान देता है। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि मैं आज मेरे इलाज के लिए सभी जमा हुए लोगों के बारे में नहीं बोलूँगा और इसका तुम एंजॉय लो। और मैं पूरा कर बहुत ही अच्छे महंगे हैं ये सब। सिचुआन किंगडम का सबसे महंगा होटल दिखाते हैं और हमें अंदर से आप कि वो एक रहस्य है जो मार्शल आर्टिस्ट को जो मुरीम से मिला और वो यहाँ पर भेजा गया और यही वो टीम की। और फिर कोई कहता है तुम लोग मुरीम के ग्रुप से हो तो तुम लोग बहादुर लोग। और मैंने अफवाहें सुनी है कि मुरीम के उस ग्रुप में सिचुआन की साका का डीमनाइज कल्ट के खिलाफ भी लड़ेगी। और जो लेडी अपने मन में कहती है जितना हम बात कर रहे हैं मेरे लिए और भी ज़्यादा कठिन हो रहा है और ये मुझे कुली तो बिल्कुल नहीं लगता। और फिर कहती है वो लेकिन हॉल चोंग सिर्फ एक वही है जो ग्रीन फॉरेस्ट का डाकू है और वो अभी एक मार्शल मास्टर है। और आप फिर बताते हैं यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ही आदमी के साथ मुलाकात की जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है और आसानी से वो उसने उसे नज़रअंदाज भी कर दिया। मैक्स कहता है ये सब क्या है। और फिर कोई मन में कहता है उसने और फिर कोई कहता है उसने हॉल चोंग से उसे जिंदा छोड़ देने के लिए भी कहा। और जो लेडी होती है वो कहती है कि मैंने हमारी बातचीत खत्म होने के बाद तुम्हें अंदर आने के लिए कहा है। और मैक्स कहता है उसके अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैक्स होता है कंटिन्यू कहता है सुंदरता के आधार पर मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर है। और इस जगह पर वैश्याँ ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी सुंदर ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं यहाँ पर। और फिर जो फिनिक्स लेडी होती है वो कहती है कि ये तारीफ़ है क्या और मुझे तुम चिढ़ा रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की जैसा दिखता हूँ। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि ये मेरा ये कारण नहीं था कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊँ और मुझे माफ़ कर देना। एक ऐसे आदमी के लिए जानता है कि सभी परेशानियाँ आदमी के मुंह से ही निकलती हैं और तुमने मुंह से तुम बिल्कुल भी सावधान रहते हो। और जो फिनिक्स होती है वो कहती है कि इस बार तुमने जो बात की है वो एक स्थान पर वरदान साबित होगा। और अगर तुम मुझे बताओ कि हॉल चोंग ने तुम्हें क्या बताया फिर जो कुछ भी मैंने पहले चुकाया था मैं उससे भी बड़ा तुम्हें एक इनाम दूंगी। और मैक्स कहता है तुम कह रही हो कि तुम मुझे खजाना दोगी जो मैं अपनी लाइफ पार नहीं करूँगा। और लेडी कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे दूँगी। और मैक्स कहता है वाकई तुम एक अच्छे हो और सोचने के लिए मैं कुछ भी ऐसे शब्दों के बदले आसानी से खजाना हासिल कर पाऊँगा तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। और मैक्स कहता है वो लोग जिन्होंने अभी मेरे साथ खाना खाया और लोग जो वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना परिवार चलाते हैं। और जो लेडी होती है वो कहती है मैं ये नहीं समझ सकती कि ये लोग किस तरह का जीवन जीते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका दोषी मैं हूँ। और मैक्स कहता है तुम ठीक कह रही हो, हालांकि हर कोई एक जैसे घर में पैदा नहीं होता। और लेडी कहती है कि ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत कहीं और ही जा रही है और मुझे लगता है कि अगर हम मेन टॉपिक्स पर बात करें। और वो लेडी कहती है कि मुरीम और डीमनाइज कल्ट के बीच एक वॉर पहले ही शुरू हो चुका है और ऐसी जगह जहां ग्रीन फॉरेस्ट को अभी भी चुनना है और किस तरफ होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। और फिर कोई कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट में लोगों की संख्या लगभग 10 की है और इस पर निर्भर रहते हुए कि वो किस तरफ से लड़ेंगे और वॉर
का किस तरह से समाप्त होगा। और हमें ऑल जॉन्ग को दिखाते हैं और हमें फिर बताते हैं कि यही कारण है कि उस ग्रीन फॉरेस्ट के कॉरिडोर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है। और फिर मैक्स जो होता है वो कहता है कि अगर ये इतना ज़रूरी है तो तुमको इतनी आसानी से मैं नहीं बताऊंगा, और मैं एक शर्त लगाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और जो आदमी तो वो कहता है क्या एक शर्त, क्या हमारी बातचीत यहाँ तक खींचने की तुम कोशिश कर रहे हो। और जो मैक्स होता है वो कहता है अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसे भूल जाओ और तुम लोग योजना मेरी ज़रूरत है, मुझे नहीं। और वो आदमी थोड़ा चिल्लाता है और वो कहता है कि चूतिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जो लेडी फिनिक्स होती है वो कहती है मैं तुम्हें शर्त लगाऊंगी। और वो कहता है कैप्टन। और जो लेडी होती है वो कहती है कि अब मुझे मत बताओ। और मैक्स कहता है तुमने डिसीजन ले लिया। सबसे पहले मुझे आशा है कि हम दोनों ही इस कमरे में रहेंगे, और ये क्या करने की सोच रहा है। और जो मैक्स होता है वो कहता है, और मैक्स कहता है और हम जो शर्त लगाने जा रहे हैं वो यहाँ तक कि मुझे तुम शराब में हराओगी। और जो आदमी होता है वो कहता है कैप्टन, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप इस शर्त को मना कर दीजिए। और जो लेडी होती है वो कहती है ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, मैं इससे एग्री करती हूँ। और जो आदमी होता है वो कहता है मुझे यकीन है कि उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम वापस चले जाएं। और लेडी कहती है कि तुम पहले स्क्वाड में लौट जाओ। और वो कहता है कैप्टन, और हमें बताते हैं कि ये मेरा एक ऑर्डर है। और जो आदमी होता है वो कहता है कि समझा, लेकिन प्लीज़ आप इससे मत बोलना कि हमें कल 10 बजे यहाँ से निकलना है। और वो फिर कहता है कि मिस, क्या आप क्या करने के इरादे से हैं। और फिर जो लेडी फिनिक्स होती है वो कहती है चिंता मत करो, तुम जानते हो कि मैं शराब पीने में कितना अच्छी हूँ। और फिर जो लेडी अपने मन में कहती है कि और मुझे इस आदमी से इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है प्राप्त करना। और वो चला जाता है और हम बताती हैं कि इसके कारण यही है कि रियल में तुम वो हासिल कर सकती हो। और दरवाजे बंद होकर आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। और यहीं पर चैप्टर की माँ चुद जाती है। मैं किरनाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग चलकर जा रहे होते हैं। और हमें बताते हैं मेरे लिए सुनहरी लाल शराब की 4 बोतलें और लेकर आओ, फिर से लेकर आओ। और वो पहले से ही कितनी बोतलें हैं। और हमें फिर बताते हैं कि तुम देखने के लिए जितने अच्छे हो उससे कहीं ज़्यादा शराब पीने वाले हो, और तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे भी नहीं हो। और फिर कोई कहता है कि अगर मुझे शराब पीने से पीटने के लिए कहकर मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और फिर कोई कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा अपने वादे का पक्का रहता हूँ। और जो लेडी फिनिक्स होती है वो कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जल्दी ही ये सब देख पाओगे कि कौन जीतता है। और मैक्स कहता है कि मैंने भी यही सोचा है, लेकिन हमें इस जल्दी ही ख़त्म करना है। और वो दोनों पीना स्टार्ट करते हैं। और फिर जो लेडी होती है अपने मन में कहती है मुझे उसके सामने शराब नहीं पीना चाहिए, और मुझे एक आदमी से ये सुनना है कि उसने और जॉन के बीच क्या बातचीत की। जो मैक्स होता है वो कहता है वो जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा कठिन है, मैंने सोचा कि शराब पीने में उससे कभी नहीं हारूंगा। और फिर कोई कहता है मुझे हराने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और मैक्स कहता है मुझे उस ग्रुप के साथ हुई बातचीत मैंने कभी नहीं बताऊंगा। और कहता है कि जल्दी करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम सुनहरी लाल रंग की उस शराब को चलाना बंद कर देंगे। और इन लोगों की हालत देखो जो कि शराब लाते लाते थक चुके होते हैं। और फिर जो लेडी फिनिक्स होती है वो कहती है कि सेचुआन रिंगो, तुम अभी भी रुक गए हो और तुम पहले से ही नशे में हो ना। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि डकारें तो एक ऐसे आदमी है जो एक लड़की की तरह दिखता है, तुम जो पीने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और जो लेडी फिनिक्स वो कहती है कि अभी अभी मैंने तुम्हें डिफीट किया है। और मैक्स कहता है मैं हारने वाला हूँ। और अभी तुमने क्या कहा। और वो लेडी से मैक्स कहता है मैंने कहा कि मैं हार गया। और लेडी कहती है कि मुझे बताओ अब कि उस एसओ के उस ग्रुप के बारे में क्या बात हुई थी। और फिर कोई कहता है कि मुझे इस सब से बात करना होगा कि वो अभी भी जाग रही हो और कहाड़ी में क्या सिर्फ यही था। और मैंने उससे पूछा कि मैं उसे खजाना भी दूंगी। और ये सब मैक्स कहता है। और फिर कोई कहता है कि सॉरी, मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन इस मामले में मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैक्स कहता है कॉर्निडल में वो एक राजकुमार की तरह चुनने वाला है। और फिर कहता है मक्खन लगाना कॉर्निडल चीफ को। और फिर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता, वो रुको,
और मैक्स कहता है क्या बस इतना ही। और फिर लेडी को दिखाकर बताते हैं कि इस चूतिए ने अभी अभी क्या कहा, और उसने अभी अभी ऑलचॉम को बताया कि वो उस जगह से निकल गया। और फिर बताते हैं ये धोखेबाज आर्टिस्ट है। और लेडी होती है, वो कहती है कि मेरी धुंधली नजरें क्यों होती जा रही हैं, और मैंने तो कपड़े टाउन दे सॉल। और लेडी होती है, वो फिर कहती है कि मैं पूरी तरह से एक धोखेबाज आदमी के झांसे में आ गया हूँ। और लेडी होती है, फिर कहती है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ कि ये सोचकर कि अब पुलिस से मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उस आजुस्सी ने सही कहा था कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है और वो एक यूजलेस है। और लेडी कहती है कि मैं सिर्फ अपने फादर को देखना चाहती थी, जो मुझे सिर्फ तुच्छ एक छोटा सा लड़की समझते थे, और मैं महान चीज़ें हासिल भी कर सकती हूँ। और फिर जो लेडी होती है, वो कहती है कि सब कुछ तबाह हो गया, मैं इस धोखेबाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो कहती है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हूँ। और लेडी कहती है कि मैं उसे कैसे मारूं ताकि लोग कहें कि ये सही था। और लेडी कहती है कि चलो उसे मार डालो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। और वो फिर कहती है कि अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा गर्व का समय है कि मेरी फ्यूचर की प्लानिंग को भटका सकते हैं और नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। और फिर कोई कहता है लेकिन हमारा कमरा लगातार हिल क्यों रहा है, पर इस बेवड़ी को कौन समझाए कि कमरा नहीं बल्कि यही हिल रही है। और वो लेडी कहती है वहाँ पर ही लटका क्यों है, और मुझे इसे जगाने के बाद कुछ बातचीत करनी है, भले इसका मतलब यह है कि चाहे मुझे इसे कुछ भी न क्यों देना पड़े। और फिर कहती है कि नहीं, अब बस मैं तुम्हें आसानी से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। लेडी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और वो लेडी फिर कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो थोड़ी बेहोश होने लगती है, फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, और वहीं पर टेबल पर गिर पड़ती है और कहती है नहीं, मैं अभी सो नहीं सकती, मैं अभी सो नहीं सकती। और वहीं पर सो जाती है। और जब गेट खुलता है तो वहाँ पर एक मोटा सांड आता है। वो कहता है कि कैसा सिचुएशन है अभी। और लेडी कहती है कि हाँ। और वहीं पर हमें दोनों पड़े होते हैं। वो कहती है कि क्या ये लोग मर चुके हैं। फिर कहती है कि हमें उनके लिए अंतिम संस्कार करना भी चीज़ करनी पड़ेगी, हालांकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर कोई कहता है कि चिंता मत करो, हम देखते हैं कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं। और वो लेडी कहती है कि ये आदमी इतना शराब क्यों पीते हैं जब उन्हें जिंदा रहना है तो। और वो मोटा सांड कहता है वाकई ये चौंकाने वाला है। और फिर से वो कहता है कि सुनहरा लाल रंग का वो शराब इतना स्ट्रॉन्ग है और फिर भी इन्होंने एक बोतल नहीं बल्कि 38 बोतल्स पी ली। और मोटा सांड कंटिन्यू कहता है हालांकि हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, और कुल मिलाकर उस शराब की कीमत काफ़ी महंगी है। और वो लेडी कहती है कि सोचने लायक तो कुछ भी नहीं है। और वो कंटिन्यू कहती है हालांकि हमें उनके साथ वैसा ही करना चाहिए, और हम उन्हें एक कमरे में ले जाएंगे ताकि वो आराम से सो सकें, और उनके लिए सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। और जो आदमी होता है वो कहता है वो थोड़ा सा है। और लेडी कहती है क्या कुछ रॉन्ग है क्या। और वो आदमी कहता है वो दोनों बिना किसी लेडी के यहाँ पर पीते रहे और हम उनके लिए पूछे बिना ही वैसे यहाँ सौंप देते तो वो लोग क्या सोचते। लेडी कहती है उन्हें लगता है कि हम उनके साथ धक्का मुक्की करने का भी। और फिर जो आदमी होता है वो फिर कहता है तो ठीक है, ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हें एक साथ कमरे में हम छोड़ क्यों नहीं देते। और हमें किंगडम का सीन दिखाते हैं और फिर हमें उन कपड़ों को दिखाकर बताते हैं कि डॉग को सॉल की 2 आदतें जो सदियों से चली आ रही हैं। और फिर बताते वो सोने से पहले वो सब लोग, और वो कहते हैं कि सोने से पहले बिना कपड़ों के सोना। और हमें फिर बताते हैं कि काम आज रात में ही किए हैं, मतलब बिना कपड़ों के भाई, कि लड़का और लड़की चाहे छोड़ो भाई। और फिर से कोई कहता है कि सर्दी का मौसम है और रात में सोना काफ़ी अच्छा है और ये ठंडा भी बहुत होता है, और शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। और फिर कोई कहता है और आज की रात सर्दी की पहली रात थी। कोई कहता है ये था एक नॉर्मल कोल्ड। थोड़ा पड़ोसी बिल्डिंग का सीन दिखाते हुए बताते हैं मरीन का वो सिचुआन का वो बैच। और हम फिर बताते हैं ये प्लेस जहाँ सीमाओं ने पिछले 100 सालों में 12 बार मन किया लेकिन वो फेल रहे। और फिर बताते हैं मुरीम में वो शाखा जिसने पहले कभी नहीं पकड़ा सिचुआन ने, वो अभी भी उसका गौरव है। और बताते हैं कि एक बार जब वो इस जगह को तोड़ देंगे तो ये मुरीम के साथ ही मिल जाएगा। और फिर बताते यही कारण है कि डेमनाइज कल्ट को भी
किलों को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें क्या करना होगा। और यही कारण है कि जहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर डीमनाइज कल्ट की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे मॉन्स्टरों को दिखाते हैं और बाहर आते हैं तो बताते हैं कि फ्यूचर में सिचुआन की उस लीडर के हमारे साथ डीमनाइज कल्ट भी होंगे। और हम बताते हैं कि उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम छुपकर हमला करेंगे। और हमें योंग को दिखाते और बताते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने 3 दिन बाद होने वाली उस वॉर की तैयारी के लिए आराम करने का सबको आराम दिया हो। और फिर कोई कहता है कि यहाँ तक कि उनसे निपटना आसान नहीं है। फिर कोई कहता है उन्होंने अपने आराम करने के लिए बावजूद बाहरों दीवारों पर सेना तैनात नहीं की है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो कैप्टन। और फिर कोई कहता है कि हमने 30 साल पहले ही सब कुछ उम्मीद कर ली थी और यह अनोखा पहले से ही तैयार था और यंग की सेना बिल्कुल तैयार थी। और हम बताते हैं कि तुम लोग अमेजिंग हो ना, और तुम केवल उन लोगों की बातों पर बिल्कुल शक नहीं किया करते, बल्कि जो 30 सालों से सुरंग खोद रहे हैं। और मतलब कि जो इसके टीममेट हैं वो 30 साल से सुरंग खोद रहे थे। हम बताते हैं कि तुम लोगों का थैंक यू, और जो आज मुहिम में सिचुआन को हम तोड़ देंगे, मतलब सिचुआन किंगडम है। और हम बताते हैं कि हर किसी को कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। और यहीं पर चैप्टर की माँ का घोषणा। और हमें योंग की आर्मी को दिखाकर बताते हैं कि मैंने अपने सभी दुश्मनों को हराने के लिए हमें उनके राजा को पकड़ना होगा। हम शुरुआत करें। और सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी विश। और फिर भाई सारे लोग जो थे वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाती हैं। और योंग अपने मन में कहता है कि हम सिचुआन किंगडम से अब छुटकारा पा लेंगे। और फिर से कहता है कि वो फिर हम उसी जगह जमा हो जाएंगे। और हम एक आदमी के सिर को दिखाकर बताते हैं कि और उसका यूज़ हम जीतने के लिए करेंगे। एक बिल्डिंग के सामने आता है और कहता है कि सुप्रीम रूलर का वो स्टार। और फिर से कहता है वो तुम मुरीम को पैमाने में मेरी जीत के लिए तुम बहुत ज़्यादा चमक देखकर कहता है कि तुम मुरीम में उसी शुरुआत से ही चमक रहे हो और मुझे पता है तुम मेरी जीत से ही चमक रहे हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और तुम ध्यान से देखना कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और फिर जो उनके टीममेट होते हैं मैक्स के और फिर योंग के टीममेट होते हैं वो कहते हैं कि वेलकम कैप्टन। और फिर कहता है और योंग कहता है कि मुझे रिपोर्ट दो। और जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने स्टील ब्लेड पेविलियन की दरवाजे पर प्रोटेक्शन तैनात कर दी है और आपके रास्ते में अब कोई भी अड़चन नहीं रहेगी। और योंग कहता है थैंक यू। क्या तुम लोग मुझसे नफरत नहीं करते कि मैंने तुमको इतना हार्ड कदम उठाने के लिए। फिर बताते हैं क्या वो 3 दिन बोल गए और हमारे 3 साल पहले ही हमसे सिचुआन में घुसपैठ करने के लिए कहा था। उसी दिन हमने अपना लाइफ तुमको दे दिया। कहता है कि यही कारण है कि अगर हम अब मिशन पर जाने के लिए कहें तो हम आपको दोस्त कभी नहीं दे। कि फ्यूचर में वो लोग जो स्टील प्लेट पेविलियन के सामने पहरा दे रहे थे सिचुआन लीडर मेक चेन हो, और हम इसे मेक कहेंगे जो कि सिचुआन का लीडर है। और हम बताते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल भी रहना। और योंग कहता है तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही मैं इसका सिचुएशन निकाल लूँगा। और योंग फिर कहता है और दुनिया को दिखाऊंगा कि जीत असल में क्या होती है। और मैं चिंता भी नहीं हूँ इस बात से, मैं एक्साइटेड हूँ कितने लंबे समय के बाद मार्शल आर्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। और वो गेट के अंदर जाते हुए कहता है कि और इसके बारे में बड़ा सा ही धमाका करूँगा। और फिर कहता है और इस लड़ाई को से अच्छी शुरुआत होगी और तुम बस मेरा इंतज़ार करो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है योंग पर जो कि किंगडम में घुस चुका होता है और कहता है और फिर उससे कोई कहता है तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। और हमें 2 लेडीज़ को दिखाकर बताते हैं वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। और लेडी कहती है कि खुद की रक्षा। और फिर कहती है कि लेडी की वो अपने जीवन में अपने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। दूसरी लेडी कहती है कि तो योंग अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल खुद क्रिएट कर सकती है। फिर कहती है कि एक ढाल जिसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है। और वो लेडी कंटिन्यू कहती है कि क्या होगा अगर उस ढाल में दरार आ गई तो। और वो दोनों सोच में पड़ जाती हैं। और हमें उसी का बिल्डिंग थी ना सबसे बड़ी वाली, उसका सीन दिखाती हैं। और योंग के सामने कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि सिचुआन किंगडम के थे। और एक जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मतलब जो अभी जो टीम है इन सब का लीडर
लीडर मतलब कि मेन लीडर का नाम मेक है। और फिर जो एक सोल्जर होता है वो कहता है सोचने के लिए तुम इतनी रात को स्टील ब्लड प्लेबियन में आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। दूसरा सोल्जर कहता है उसके लिए तरीके से ये काफ़ी चल रहा है और जो वाइब देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम कौन हो। और फिर कहता है तुम्हारा नाम बताओ और तुम्हारी रैंक होता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और वो कहता है मैं हेवन का, और योंग कहता है मैं हेवन का डीमनाइज कल्ट वुल्फ का लीडर हूँ। हेवन के वो डीमनाइज कल्ट योंग और जो सारे लोग होते हैं ना सोल्जर, वो कहते हैं कि हेवन डीमनाइज कल्ट और क्या तुम योंग हो। और वो कंटिन्यू कहता है कि तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि डीमनाइज कल्ट के लीडर और जो हेवन के वुल्फ के वो किंग हैं योंग, और तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग से ये बाहर हो जाना चाहिए। और फिर योंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो तब भी मैं तुम्हें जो कर सकता हूँ वो मैं कर जरूर। और योंग कहता है हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हूँ और अब तुम मुझे जानते भी हो तो क्या अब हम सीरियस हो जाएं। और वो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं क्या तुम तो एक इमॉर्टल टाइप हो। और वो सारे लोग चिल्ला कर कहते हैं कि तुम नहीं, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम इस किंगडम में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और यही बकचोदी कर रहे होते हैं। और योंग कहता है मैं सच में लड़ाई के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम लोगों का सिर मैं काटना चाहता हूँ। और योंग कहता है लेकिन तुमको जल्दी करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और एक सोल्जर थोड़ी गांड फट जाती है और कहता है कि चलो सोचो अगर तुम यहाँ पर अकेले ना हो तो। और योंग कहता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग को डिफीट करने आया और इसमें कोई भी शक नहीं कि यहाँ मैं अकेला आऊँगा। वो सारे सोल्जर होते हैं चिल्ला कर कहते हैं कि इमरजेंसी अलार्म को जल्दी बजाओ और चूतिए डिमोनाइज कल्ट के चूदे, और ये सब कहते हैं। और फिर योंग होता है वो कहता है कि यहीं पर हमारी बातचीत अब ख़त्म होती है। और योंग कहता है कि फिर से कि आप तुम लोगों को जाने का समय आ चुका है। और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, इन लोगों की गांठ फाड़ देता है और उनकी दो टुकड़े कर देता है और सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। और योंग कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था और ये सोचने के लिए स्टीन ब्लड स्वॉर्ड के उस प्रोटेक्टर मेक चिन्हू को वो इतना भी कमज़ोर होगा क्या, सच में मुझे यहीं से स्टार्ट करना होगा। और फिर कहता है यही जिसे पिछले दशक मैंने सिचुआन किंगडम को एक किले में बदल दिया। और वो जंप मारकर कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। और वो ऊपर आ जाता है तो कहता है मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे स्टील ब्लड स्वॉर्ड के लीडर नेता मेक। और जो योंग होता है वो कहता है कि चलो अब बाहर भी आ जाओ। और कंटिन्यू कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने मेरा बारे में सुन ही लिया होगा और क्या तुम्हारे पास आकर मैं तुम वेलकम नहीं करोगे। और वहीं पर धमाका होता है और वो कहता है कि चांदनी के चूदे तुम कौन है। और वहीं पर वो आ जाता है और हमें फिर से वो कहता है मैं कि तुम तो एक डिमोनाइज कल्ट के चूदे हो और तुमने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की। और यंग कहता है मुझे ये सब पसंद है और उस पर अटैक कर कहता है मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेहमानों के साथ तुम ऐसा व्यवहार करते हो। और मैं कहता है फिर मुझे यकीन है कि छोटी मोटी तरकीबें इस्तेमाल करी होंगी तुमने यहाँ तक आने के लिए। और कंटिन्यू कहता है मैं लेकिन फिर भी तुम इसमें सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाओगे और मैं तुमको बताऊंगा कि इस जगह और इस किले के लिए मैं कितना हूँ। और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। और फिर आउच का आवाज़ आता है और वो जो मेक होता है ना वो नीचे गिर जाता है और योंग उसके सामने ही होता है। और योंग होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो आप, इट्स माय टर्न। और वो उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर चैप्टर कमा का घोंसला और मेक के आपस में फाइट हो रहा होता है और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें किसी की टांगों को दिखाकर बताते हैं कि जिसने डिमोनाइज कल्ट के लीडर लाइट के किंग के साथ वो एक नाइन एम्पायर के साथ ही, और हम एक को दिखाकर बताते हैं ऐसा लगता है कि उसने इन अफवाहों की कहीं बात भी सच है और डार्क हेवन की वो टीम जिसने उसे बनाया था। और वहीं पर एक डिस्ट्रॉय को देखते हैं हम जो कि योंग ने किया होता है और मेक को दिखाकर उसकी बकचोदी बताते हैं कि ठीक है मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ। और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो योंग। और फिर हमें योंग को दिखावा और जो योंग होता है वो कहता है कि स्टील ब्लड स्वॉर्ड मेक तुम सच में तुम अपने नाम की ही तरह हो। वह योंग कहता है कि इतने शानदार तरीके से मुरीम पर मुझे जीत जाने के लिए हमारी मदद के लिए मुझे तुमको शुक्रिया कहना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ अपनी लड़ाई
कभी भी नहीं भूलूंगा। और मैक फिर कहता है अपनी बकचोदी, ये लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। और मैक अपनी बकचोदी कहता है कि मैं काट दूंगा तुम्हारा, और आज तुम्हारा ये सिर, और दुनिया को बताऊंगा कि सिचुआन किंगडम के किले में घुसना कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और अचानक से ना वो दोनों के बीच में डिस्ट्रॉय होता है और योंग कहता है, ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि बहुत टाइम हो गया है वांग पढ़ना, हमें शुरू कर देना चाहिए। और मैं कहता है, अरे नहीं। और फिर योंग होता है, वो कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि उस बेल का मतलब क्या है? और योंग फिर कहता है कि इसका मतलब यह है कि सिचुआन किंगडम में सबसे ज़रूरी जगह पर हमने कब्जा कर लिया है, और जल्द बात तो यह है कि वो जल्द ही हमला करने भी आएंगे। वो योंग कहता है कि सिचुआन किंगडम की वो आज वो सब कुछ ख़त्म कर दूंगा मैं, लेकिन क्या मुझे राहत मिलेगी? और मैं शॉर्ट को दिखाकर बताते हैं योंग की कि सिचुआन किंगडम का अब समाप्त होने वाला है और तुम भी अब मर जाओ। वह योंग थोड़ा आसमान में होता कहता है, आज मेरा सम्मान करते हुए तो मैं विदा करूंगा इस दुनिया। और मैं कहता है, जैसा कि तुमने कहा सिचुआन किंगडम के 100 सालों तक वो कभी किसी से नहीं हारा। और फिर कहता है, वो आज ख़त्म ये हो सकता है। और मैं होता है फिर कहता है कि और अगर सिचुआन किंगडम और मुरीम के किस्मत में यही है तो इसके बारे में मैं कुछ और भी नहीं कह सकता। लेकिन और मैं कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना नहीं काटने दूंगा, सिर की बात हो रही है। और फिर जो कोई होता है वो कहता है, जो मेरे सामने है। और जो मेक होता है वो कहता है कि अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो मुझे हेवन डेमन कल्ट की पावर को देखना मुझे अच्छा लगेगा, और तुम्हें मेरे खिलाफ उसे यूज़ भी करना होगा। और वो जोरों से चिल्ला रहा होता है, शायद योंग ने अपना 7 इंच लंबा डाल दिया क्या? और हमें योंग को दिखाकर बताते हैं कि अगर तुम मेरे हिसाब से फिट बैठते हो तो मैं तुम्हें अपनी हेवनाइज डीमनाइज कल्ट के मार्शल आर्ट को ज़रूर यूज़ करूँगा। और दोनों आपस में अपना अपना टकरा रहे होते हैं, शॉट टकरा रहे होते हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और योंग कहता है कि गुड बाय, अब बहुत लड़ाइयाँ रही हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। और वो उसे बीच में से काट देता है और उसकी शॉट उस दोनों और उस साथ ही उस पूरे हवेली को, मतलब जो बिल्डिंग थी उसको ही काट देता है। और योंग तो अपने मन में कहता है, आखिरकार मैंने इसको भी दूर कर दिया मुरीम से। और फिर कहता है वो, लेकिन जो चीज़ अभी बची है वो हेवन डेमनाइज कल्ट की वो एक अभी आखिरी जीत होगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है सिचुआन के किंगडम की ओर, जो कि था मैक्स के कमरे पर। और वहीं पर फिनिक्स लेटी होती है और हम बताते हैं, मेरी आंखें मैं खोलना चाहती हूँ। और जब उसे याद आता है उस आदमी की बात कि समझ आया, लेकिन प्लीज़ तुम ये ना भूलो कि हमें कल 10 बजे निकलना है। मुझे लेडी होती है, उठती है और कहती है, मुझे उठना होगा क्योंकि आज जुस्सी से मैंने वादा किया है कि इसलिए मैं देर भी नहीं कर सकती। और वो कहती है कि मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। और वो नोटिस कर कहती है कि ये क्या, ये इतना मुझे गलत क्यों फील हो रहा है। और जब वो नीचे देखती है तो कपड़े वगैरह नहीं होते। और वो कहती है कि अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर। और वो घबरा कर कहती है कि इस तरह के आदमी के साथ में बिस्तर पर अभी क्यों हो। और वो फिनिक्स लेडी कहती है कि ये चूतिया जानवर से भी बदतर है और मैक्स अपना बढ़िया कराटे लेने में व्यस्त था। और फिनिक्स लेडी अपने मन में कहती है, 1 मिनट रुको, मुझे एक्सपीरियंस के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ है। और वो लेडी थोड़ा चौंक कर कहती है, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। और वो अपना हाथ रेडी कर कहती है, अगर अफवाहें उड़ी तो मैं इसके बिस्तर पर सोई थी तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और लेडी कहती है, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दे सकती। और वो फिर से कहती है कि किसी भी तरह से ये अफवाह होने के लिए मुझे यहीं पर इसे मारना होगा, और ये एक अच्छा भी ऑफर होगा। लेकिन मैक्स तो अपनी नींद में व्यस्त था और वो सो भी रहा था। और लेडी कहती है कि इसीलिए मुझे दोस्त तुम बिल्कुल मत देना। और वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो नहीं करती और रुक जाती है। घर पर लेडी कहती है, कल रात नशे में धुत होकर बेहोश होने वाला पहला आदमी मैक्स था, और इसका मतलब यह है कि वो नहीं जानता कि एक ही बिस्तर पर हम सोए थे। और वो लेडी फिर कहती है कि ऐसी सिचुएशन में उसे मारने का अधिकार मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और जो लेडी होती है वो कहती है कि ऐसा कोई अधिकार, हाँ। और वो फिर कहती है कि ऐसा कोई भी दोषी, और मैं अपने घमंड और अपने फादर की पहचान से झूठ बोलने की मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। और वो लेडी कहती, जो कि हमारे फ्यूचर तक काम में आएगी। और लेडी फिर कहती है, लेकिन फिर भी इस तरह से मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि उसने मुझे धोखा दिया है। और वो लेडी फिर कहती है कि
तो इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही होगी। और वो कंटिन्यू कहती है कि क्या हमारे पास जो हमने शराब पी है और क्या मुझे इसका भी पे करना होगा। और फिर कहती है कि ऐसा करो, मैं वापस करने के लिए पॉसिबल हूँ और इसे जीवन भर ये सब सहना होगा। और लेडी फिर कहती है किसी और को धोखा देने के लिए उसे इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और जो लेडी होती है फिर कहती है भले ही ये थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वो फिर कहती है कि हालांकि सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से दूर करना यही तो मेरा काम है। और वो मैक्स पर थोड़ा जादू टोना कर देती है और रेडी हो जाती है और कहती है कि मैंने उस पंचर के मैं उसे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा गहरी नींद में रहेगा। और फिर कोई कहता है कि चियोन रियोंग, हाँ। और फिर से कहती है कि चलो इसके बाद हम एक दूसरे से कभी ना मिलें। और मैक्स को देखते हैं जो कि अपना सोने में व्यस्त था। और यहीं पर चैप्टर का भी दी एंड हो जाता है। और जो रियोंग होता है वो अपने कल्टिवेशन में बिजी होता है और वो लगातार कल्टिवेशन कर रहा होता है। जब उसका आँख खुलता है तो और फिर जो योंग होता है वो फिर कहता है कि मुझे अपनी रिपोर्ट दो। और फिर कोई कहता है कि सब कुछ आपके ऑर्डर से ही चल रहा है। और फिर से हमें बताते हैं कि इस बार गलती की गुंजाइश होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फिर से कोई कहता है कि हमारी प्लान है बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेंगी। और हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर योंग ने एक ही स्लैश में से काटा था। और हम बताते हैं मैं इसे ध्यान में रखूँगा कैप्टन। और फिर से बिल्डिंग को दिखाकर बताते हैं कि हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। और जो योंग होता है वो कहता है कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमारा सीन जो शिफ्ट होता है वो होता है मैक्स की तरफ। और मैक्स जो था वो उठ चुका होता है। और मैक्स कहता है ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत अच्छी नींद ले रहा था, फिर भी साथ ही ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छी नींद भी नहीं है। और मैक्स कहता है कि 1 मिनट रुको, कल चीज़ें ख़त्म कैसी हुई थी। और जो मैक्स था वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेहोश होने से पहले ऐसो के ग्रुप के बारे में हमारी बात हुई थी। और वो कंटिन्यू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर कहता है कि जो मुझे याद है वो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। और मैक्स कहता है लेकिन सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि, और मैक्स का सच कहूँ तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। कहता है कि ज़रूरी बात यह है कि वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि उसने ड्रिंक और इस रूम के पैसे को पे भी नहीं किया होगा। और जो मैक्स होता है वो चल कर जा रहा था और कहता है कि मैं शराब पीने की दाव पर लगाने का मेरा जो फैसला था वो सच में ख़राब था और मुझे भी यकीन नहीं था कि वो इतनी अच्छी होगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो शराब पीने में इतनी अच्छी भी हो सकती है। और मैक्स कहता है कुल मिलाकर मैं बेहोश होने से पहले उसके बारे में ही बताऊँगा। और फिर कहता है कि यूजलेस, फिर कहता है उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कि वो ग्रुप के राजकुमार बनने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। और जो मैक्स होता है वो फिर थोड़ा सोचता है और कहता है ये आसपास नहीं बल्कि वो पूरा हो सकता है। और कल रात मैक्स था वो ऊपर देखता है, कहता है क्या होगा। अब मुझे एहसास है कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ था और उसके कारण उसने पे भी किया होगा क्या। और फिर कहता है कि अगर इसका मतलब ये है कि मेरा लाइफ अब बर्बाद हो चुका है। और फिर कहता है कि मुझे शक है कि उससे जाने के पहले उसने पे कर दिया हो। और वो फिर कहता है कि मुझे इससे कोई भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वो 4 सिल्वर के सिक्के निकालता है और कहता है मेरे पास ये 4 हैं। और फिर कहता है कि फॉरेस्ट मैन ग्रीन लेट्स विलेज, यहाँ मेरी बहन और मेरी माँ रहती है। और फिर मैक्स कहता है कि जब तक मुझे कोई नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये बचा हुआ पैसा मेरे जीवन जीने में खर्च होगा। और फिर कहता है ये पैसा बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह है। और फिर गेट के बाहर से आवाज़ आती है कि सर क्या आप जाग गए। और फिर जो मैक्स होता है वो कहता है कि प्लीज़ तुम अंदर आ जाओ। तथा वो कहता है कि सर क्या आपको आराम मिला। और मैक्स कहता है कि ये बिल्कुल ज़्यादा ठीक है। और फिर मोटा सांड कहता है मुझे माफ़ कर देना सर, मेरे पास आपको परेशान करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि बिल को पे करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। और फिर जो मैक्स होता है अपने मन में कहता है मेरा गैस बिल्कुल सही था। वह जो मोटा सांड होता है वो कहता है ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तब वो कहता है कि क्या जो मेरे साथ जो आदमी था उसने जाने से पहले पे कर दिया क्या। और जो मोटा सांड होता है वो कहता है उसने पे बिल्कुल भी नहीं किया है। मैक्स था वो कहता है कि वो चूतिया। और जो मोटा सांड होता है वो कहता है उसने बिल का इंतजार किए बिना ही एक सोने का सिक्का यहाँ पर छोड़ दिया। और मैक्स थोड़ा हैरान, वो कहता है क्या एक सोने का सिक्का। मुझे मोटा सांड फिर बताता है और उसने हमें ऑर्डर दिया कि ये करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो हम आपको दे दें। और जो मैक्स होता है फिर कहता है कि क्या ये मेरी उम्मीदों से
बहुत ही ज़्यादा बाहर था। और मोटा सान कहता है कि सोने के सिक्के में हमें सब कुछ काटने के बाद 98 चांदी के सिक्के बचे हैं। मुझे मोटा सान बताया, वो कहता है और मैं इसीलिए आपका शुक्रिया करने आया हूँ। और हमने आपके लिए 98 थे तो हमने 100 कर दिए हैं, और क्योंकि हमने इसमें 2 और जोड़ दिए हैं। और वो फिर कहता है कि सान कहता है ये इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रकम है और हमने इसके लिए एक मनी चिट भी तैयार कर लिया है। और जो मैक्स होता है वो कहता है क्या ये कैसा हो रहा है, और एक मनी चिट जिसकी कीमत लगभग 100 सिल्वर सिक्कों के बराबर है। और फिर कोई कहता है ये सचमुच हो रहा है क्या। तो वो कहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और उसने मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी रकम क्यों छोड़ी होगी। और फिर हमें थोड़ा बताते हैं कि डुबकी नैरोजैसो के कड़ के बारे में जानबूझकर तो मैं बताता हूँ। और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मैक्स आया होता है और वो कुछ ऑर्डर करता है जो कि नूडल्स टाइप होता है। और फिर हम बताते हैं मैं उस मनी चिट्ठा वो क्या था। और फिर कोई कहता है कि हो सकता है वो सच में उसे उसे वो बताना चाहती हो। सामने मनी चिट रखता है और फिर मैक्स कहता है ये पैसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी शौक हूँ। और अपने मन में कहता है ये शरारती है लेकिन इसने सब कुछ बताया लेकिन उसे इसके बारे में याद भी नहीं। और मैक्स कहता है क्या ये पैसा मेरे लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ी रकम है और मैं अभी तक तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आखिर है कौन सा। जो रेस्टोरेंट की लेडी थी वो कहती है कि ये कैसा पैसा है। और लेडी फिर कहती है अच्छा मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी पैसा नहीं है जिसका कोई मतलब ना हो, और चाहे बहुत सारा पैसा हो या बहुत कम पैसा हो, आसान पैसों के लिए हमेशा एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। वो लेडी कहती है कि हालांकि ये पैसा हो सकता है और ये उतना ही डरावना है। और लेडी फिर कहती है कि फिर भी तुमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसे लोग जो यहाँ पर हैं जो अपनी लाइफ तक दाव पर लगा देते हैं पैसे के लिए। और मैक्स होता है अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि मैंने ये सब कुछ कहा है। और जो मैक्स होता है उसी को दिखाकर बताते हैं और ये पैसा वही है जो मैंने उससे कहा था। और जो लेडी होती है मैक्स से कहती है कि वैसे भी तुम जल्दी से इस पैसे को रख लो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे पैसे पर नज़र ही रखते हैं। मैक्स होता है वो कहता है हालांकि यहाँ कोई और नहीं है। और लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ ना। और जो लेडी होती है वो कहती है मैं सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा लालच कर रही हूँ लेकिन मैं इसके लिए इच्छा को दबाने की उस लालच को दबाने की मैं कोशिश भी कर रही हूँ। और मैक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो मैं अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहूँगा। और लेडी कहती है कि जल्दी से अपना खाना खाओ, ठंडा होने पर जो सूप है वो अच्छा नहीं लगेगा। और वो कुछ नोटिस करती है। वो जो लेडी होती है वो कहती है कि वो लोग फिर से यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं। और हमें एक आर्मी को दिखाते हैं जिस पर फिनिक्स और हज्जुस्सी भी थे। जो मैक्स होता है वो कहता है कि वे और हमें फिर उन्हीं को बताते हैं जो मुरीम में एक ग्रुप के मार्शल आर्ट हैं। और हमें फिर से बताते हैं कि वो सुबह सुबह इस सिटी में आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक साथ वो इकट्ठा हुए हैं और अब वो शहर से बाहर जा रहे हैं। और जो लेडी थी वो कहती है कि ऐसा लगता है कि शहर का जो भी असेंसिबल है ना पॉइंट वो वहीं पर जा रहे हैं, मतलब एक विधानसभा टाइप। और हम बताते हैं कि मैंने उनके बारे में सुना है लेकिन वो उन्हें अभी भी देखो तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगते हैं। हम बताते हैं कि डोग के कबीले के 300 मार्शल आर्ट और वो एक रहस्यवादी के 150 मार्शल आर्ट। और आप फिर बताते हैं कि ये टोटल में 850 हैं लेकिन मैं। और फिर जो होता है मैक्स वो कहता है कि लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। मुझे लेडी थी वो कहती है मैंने अभी उन मार्शल आर्ट के उन कलाकारों के बारे में जो सुना जो सुबह यहाँ मतलब कि खाना वगैरह आते हैं, क्योंकि इस लेडी का तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ही है। मुझे मैक्स अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो जो सिचुआन किंगडम है ना मौजूद के डिमोनाइज कल्ट से निपटने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो थोड़ा मन में सोचता है और कहता है उन्होंने मुरीम के ग्रुप पे वो भेजे गए द्वारा रहस्यवादी मार्शल आर्ट का हिस्सा होने के बारे में भी उसने जिक्र किया था। और हमें फिर बताते हैं कि उस जगह जहाँ शायद मैं भी ना हूँ। और जो लेडी होती है वो कहती है कि उस तरफ देखो क्या है वो। और फिर जो होता है और फिर जो नेक्स्ट होता है वो कहता है कि क्या। और हम वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहन का लौड़ा आ चुका होता है। और ये बहन का लौड़ा क्यों है वो तुम्हें अगले चैप्टर में ज़रूर पता चल जाएगा। और यहीं पर चैप्टर की माँ का बोझ था। और हम सॉरी ये बहन का लौड़ा नहीं, ये बहन की लौड़ी है। और हम उसी बहन की लौड़ी को देखते हैं जो कि कहती है कि फाइनली। और फिर हमें उन्हीं सोल्जर के सामने जो थी वो आ चुकी होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे मिल गए। और वो चिल्लाकर कहती है मुझे उन्हें जल्दी से बताना होगा। और वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर जाती है, लेकिन जो मैक्स था वो कहता है कि वो सब कुछ नोटिस कर लेता है, मतलब सब कुछ। और फिर जो वो मैक्स होता है वो कहता है कुछ तो अजीब है। और मैक्स देख कर कहता है कि या मैं सही हूँ
या फिर गलत। और मैक्स कहता है आज कुछ बड़ा हो सकता है। और फिर जो मैक्स के पास में वो लेडी खड़ी होती है, वो दोनों देख रहे होते हैं। और फिर जो लेडी होती है वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, खाना तो खत्म कर लो कम से कम। मैक्स कहता है मैं इतना भी भूखा नहीं हूँ। और जो लेडी होती है वो कहती है तुमको खाना खाना चाहिए, भले ही तुम्हारा मन ना हो। तुम अभी इस उम्र में हो जहाँ तुमको ताकत की सख्त ज़रूरत है, और तुम इतना कम कैसे खा सकते हो। और जो कोई होता है वो कहता है कि कुछ ऐसा जो सामने आया और जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब मैक्स कहता है। मैक्स अपने मन में कहता है कि सच में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे अपनी जान भी जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। और हमारा सीन जो था वो शिफ्ट हो जाता है और हमें इनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि डॉ के कबीले का लीडर, जो कि एक लीडर है, वो इसका नाम योंग है और हम इसे योंग बोलेंगे। और जी हमें योंग को ही दिखाकर बताते हैं कि उसके जो पास में खड़े हैं और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट है और जिसके पास एक स्वर्ण हान चुआंग है। और हमें फिर से बताते हैं कि मुरेम अलायंस में मार्शल आर्ट स्क्वाड कैप्टन नेक यूबी। और हमें फिर जो एक के पीछे हम फिनिक्स और हज्जुसी को दिखाते हैं। और फिर जो लीडर होता है योंग, वो कहता है कि क्या। और जो बहन की लौड़ी थी वो वहाँ पर भाग कर आ जाती है और एक चिल्ला कर कहता है कि उसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि वो एक नैनोनी होगी। और उसके हाथ में एक झंडा होता है जिस पर लिखा होता है मुरी मार्शलियन सिचुआन। और हम बताती हैं लेकिन वो झंडा, और वो वहीं पर आ जाती है। वो बहन की लौड़ी कहती है कि मिस्टर आप यहाँ पर हैं स्वैट सम्राट। और फिर जो लीडर नेक होता है वो कहता है कि उसे थोड़ा पानी दो जल्दी से। और वो कहती है कि थैंक यू, और वो पानी को पी लेती है। और जो मैक्स था वो ये सब नोटिस करता जा रहा था। और हमें मेक को दिखाकर बताते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। और वो बहन की लौड़ी कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और वो बोतल को नीचे फेंक कर कहती है जब हम सिचुआन किंगडम में थे तब डीमन स्कल्ट ने हमारी आर्मी को घेर लिया। और ये सब सुनकर जो फिनिक्स लेडी थी वो थोड़ा शौक में होती है। और हम फिर बताते इसके बारे में यहाँ तक कि यहाँ की कुछ साउथ की ओर। और हम फिर से बताते हैं प्लीज़ आप वहाँ पर जल्दी से चलें। और मेक कहता है कि अरे तुम क्या कह रही हो, मैं पूरे डिटेल में बताओ, उस डीमन स्कल्ट का हमला हो रहा है क्या। और फिर जो लेडी होती है वो कहती है कि हम सुबह सुबह पहले ही वहाँ से जाते हुए हमने देख लिया। और हम फिर बताते हैं लेकिन सिचुआन किंगडम की ओर जाने वाले रास्ते पर वो लोग पहरा दिए, मतलब कि छुपे बैठे थे। हम फिर बताते हैं वो सभी मार्शल आर्ट थे जिसमें छुपने की वजह स्किल भी थी उनके पास, और वो हम लोग उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं करा पाए। और वो बहन की लौड़ी कहती है वो लोग घात लगाए बैठे हुए थे, और घात का मतलब तो अच्छे से जानते हो ना। और हम बताते हैं और वो दोगुनी संख्या में थे हमारी टीम की संख्या के मुकाबले, और उनमें से 4 तो और ही खतरनाक थे जिनके पास एक बेहतर टीम होने के अलावा उनके पास सभी मार्शल आर्ट थे, इसलिए हम उनके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सके। और वो फिर कहती है कि मुझे आप मेरी मदद कीजिए और ऑर्डर दीजिए, मैं वहाँ से भागने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला ही भाग आया। और फिर जो मेक होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, डीमन स्कल्ट इतनी फास्ट, परसों तो वो यहाँ पर भी नहीं पहुँचा था। जो मेक होता है वो कहता है ये नहीं हो सकता। और एक टीममेट होता है मेक का, वो कहता है कि मेक का टीममेट कहता है कि वो पहले ही हमारे जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके नेटवर्क से बचते हुए सिचुआन किंगडम में वो स्प्रेड करने में कायम रहे। और जो बहन की लोरी होती है वो कहती है कि बिल्कुल। और वो फिर कहती है अपनी बकचोदी कि हेवन का वो डीमन स्कल्ट योंग वहीं पर था और डीमन स्कल्ट का और वो वहीं पर है। और मेक इतना सुनकर थोड़ा शौक में होता है। और हम मेक को दिखाकर बताते हैं उसके घेरे से बचकर मैं जिस जगह पर भागा वो सिचुआन किंगडम था, और वो पहला स्थान था जो डीमन स्कल्ट के उन कमीनों से पहला विस्फोट हुआ। और फिर कहती है मैं स्टील ब्लड ब्रिज लीडर से मिलने के लिए कायम रही और मैं उसे ये सब बताना चाहती थी। और वो बहन की लोरी फिर कहती है कि लीडर क्या आप डीमन स्कल्ट से लड़ रहे हैं जिसका नाम योंग है। और उसने कहा कि ये कोई भी बेचने का तो समय बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्होंने आपकी लाशों जो हैं उसने मदद के लिए कहा और सिचुआन किंगडम की ओर वो अभी जा रहा है। हमें थोड़ा मेक को दिखाकर बताते हैं कि कमांडर जो हेवन का जो डीमन स्कल्ट योंग है जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और हमें योंग को दिखाकर बताते हैं कि और वो मुरीम को पार करने वाला पहला है, और उस ग्राउंड में मिलेरम पर हमला शुरू उसने कर भी दिया है। और हमें फिर से बताते हैं कि जिसने कुछ सालों में अपना जो हार मान ली थी और उसे हमने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया था और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा दाग भी लगा है। और एक सोल्जर चिल्लाकर कहता है कि हेवन डीमन नाइस,
योंग। और फिर कहता है उसने जो किया उसका बदला चुकाने का अब टाइम आ गया है, तो आखिरकार हम अब वहीं चलेंगे। और वो फिर कहता है कि लीडर जो हमारा क्लैन है ना, उसे सिचुआन किंगडम तक ले जाएगा, और आप उन्हें जो रहस्यवादी मार्शल आर्ट के लोग हैं, हम उन्हें बचाने में मदद करेंगे। और जो लीडर होता है वो कहता है मैं ये अच्छा होगा। और फिर जो लीडर होता है वो कहता है कि हम दोनों जगह पर तो हमें जाना ज़रूरी है, तो हमें जल्दी करना होगा। और फिर कोई कहता है कि उसे पहले से ही मार्शल आर्ट स्क्वाड कैप्टन से मैं कुछ पूछना चाहूँगा। और कोई नहीं बल्कि हमारा मैक्स होता है। और हमें फिनिक्स लेडी को दिखाकर बताते हैं कि वो चूतिया यहाँ पर क्यों आ रहा है। और हमें फिर कोई होता है वो कहता है कि उससे क्या बात करनी है। तो उन्होंने अभी कहा कि हमें कप्तान लीडर से कुछ क्वेश्चंस पूछना है। और हम फिर बताते हैं कि वो चाल कैसी है। और हमें जस्सी को दिखाकर बताते हैं कि अगर वो कोई दिलचस्प और अगर वो कोई बकवास बोलने का ट्राई करता है तो मैं उसे आसानी से जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हमें उसी भोसड़ी वाली लेडी को दिखाते और बताते हैं मैं अभी ऐसी जगह पर जरूरी हूँ जो ये आदमी कहाँ से आ पहुँचा। और मेक होता है वो कहता है कि तुमको क्या कहना है। और जो मैक्स होता है वो फिर कहता है कि मुझे टीम के कैप्टन से कुछ मैसेज मिला है, इसलिए मेरे पास कुछ है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। और मेक कहता है कि क्या एक मैसेज, और तुम क्या देना चाहते हो। और हम फिर बताते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और जो मेक होता है वो कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। और जो फिनिक्स ये सब फिनिक्स से कहता है। और फिनिक्स कहती है मैं कल उससे मिली थी। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि तुम मुझे 100 चांदी के सिक्के क्यों देकर आई। और यहीं पर चैप्टर की महाजुस्सी और फिनिक्स लेडी को दिखाकर बताते हैं कि चुप रहो और तुमको क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है तो मैं तुम्हें मौत भी दे सकता हूँ। और फिर कोई कहता है कि 100 सिल्वर के सिक्के। और फिर वो कंटिन्यू कह देता है कि स्क्वाड कैप्टन ये आदमी इतना कैसे दे सकता है। और फिर जो फिनिक्स लेडी होती है मैक्स से कहती है कि तुम इतने छोटे थे और तुमने मुझे धोखा भी दिया, इसलिए मैंने तुम पे दया करके इतने सारे पैसे दे दिए। और लेडी कहती है पैसे ले लो और दूसरों को फिर से धोखा दिए बिना एक ईमानदार भरा जीवन जी। और मैक्स कहता है कि एक ठग आदमी। हाँ। और फिर कहता है कि किस्मत से इसका मतलब यह है कि मैंने ऐसो के ग्रुप के बारे में तुम्हें नहीं बताया इसलिए। और फिनिक्स लेडी कहती है जब मैंने आंसर दिया तो तुमको अब यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। फिनिक्स लेडी कहती है अगर तुम दोबारा कभी मेरे सामने आए तो मैं सचमुच तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैक्स कहता है तुम मेरी इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो पैसा दिया है तो मैं उसे तुम्हारा चुकाव बाकायदा भी दूंगा और बदले में। और मैक्स फिर कहता है फिनिक्स से मुझे जो तुमने 100 सिल्वर के जो सिक्के दिए हैं उसके बदले में तुम्हारी जान बचाऊंगा। और फिनिक्स लेडी अपने मन में कहती है क्या वो मुझे बचाने की सोच रहा है। और फिनिक्स लेडी फिर कहती है मैं तुम्हें चुपचाप जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं यहाँ तक कि फिर लोगों को धोखा दिए बिना ही तुम यहाँ हो। और मतलब इसलिए क्योंकि ये लड़का बनकर घूमता है। और जो मैक्स होता है वो कहता है कि और जो मैक्स होता है कंटिन्यू बता देता है सभी को तुम्हारे कारण यहाँ के सभी लोग भी बच जाएंगे। और मैक्स होता है फिर कहता है कि हालांकि इसके कारण मैं मर सकता। और मैक्स फिर कहता है कि 100 चांदी के सिक्के एक्सेप्ट करने की ये कीमत होगी। और फिनिक्स लेडी कहती है ये अर्थ पर किस बारे में बात कर रहा है। और वो कंटिन्यू कह देती क्या तुमको लगता है कि तुम जैसा कोई आदमी हमें बचा सकता है। और मैक्स कहता है कि ये वूमेन एक फेक है। और हमें उसी बहन की लोरी को दिखाते हैं और सारे लोग कहते हैं क्या ये फेक है। और जो फिनिक्स लेडी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये अचानक से आ जाते हो तुम और ऊपर से बकवास करते हो। और मैक्स उससे कहता है कि ये वूमेन एक डिसाइबल है, मतलब एक स्टूडेंट वगैरह है। और वो बहन की लोरी जो होती है वो कहती है कि छूती है चुप रहो, और उस पर हमला कर देती है मैक्स पर। और जो मैक्स होता है वो थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। और ये कोई नॉर्मल हमला बिल्कुल नहीं था, ये मार्शल आर्ट का एक जाना माना हमला था। और इसी वो दूसरा अटैक करती है तो बीच में फिनिक्स आ जाती है और उसे बचा लेती है। और हम बताते हैं वो मुझसे कुछ और से भी नफरत करती है। और अचानक से फिनिक्स को दिखाकर बताती हैं मैं ये नहीं समझ सकती कि मैंने उससे क्यों बचाया। और आप फिर बताते हैं कि जो आदमी लोगों की हत्या करता है और चोरी करता है। और आप फिर बताते लेकिन मेरी बॉडी अनजाने में अपने आप हरकत कर रही है। और जो बहन की लोरी होती है वो कहती है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। और फिनिक्स कहती है उससे किसी ऐसे आदमी पर हमला करना जो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। हालांकि मैंने इसे अक्सर सुना है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये गलत है। और फिर से वो बहन की लोरी चिल्लाकर कहती है क्या तुम नहीं जानते कि फ्यूचर में ये कितना खतरनाक साबित होगा। और फिर कोई कहता है इसी वक्त उस ब्लड डीमनाइज कल्ट में ये सब फैला जा रहा है। और फिर कहती है इतने खतरनाक टाइम में एक धोखेबाज के चक्कर में पड़कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और हमें स्क्वाड लीड एंड 5 कैप्टन का जो स्टेप होता है ना
वो स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है और फिर कहता है कोई कि स्वॉर्ड कि कैप्टन स्वॉर्ड लीडर उसकी तलवार उसने खोल ली है। और आप फिनिक्स और कैप्टन को देखकर बताते हैं क्या ये हो सकता है। और वो कैप्टन मैक्स पर जाता है और अपनी तलवार गर्दन पर रखता है। और हान कैप्टन कहता है कि अगर तुम जानबूझकर ये कर रहे हो तो मेरी स्वॉर्ड तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर देगी। और फिर कैप्टन से कहता है कि आगे बढ़ो कि वो फेक कैसे है वह साबित करो। और जो मैक्स होता है हंसता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता था। और मैक्स कहता है तुम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। और सारे लोग शौक में होते हैं। और मैक्स कहता है कि मैं पहले ही वो कर चुका हूँ जो मुझे कर देना चाहिए था। और खान कैप्टन कहता है सच में वो क्या। और जो मैक्स होता है वो कहता है मैंने जो कहा उसे सुनने के बाद उस नन में थोड़ा सा शक तो पैदा हो ही गया होगा। और इस सिचुएशन में भेजने के लिए आंख बंद करके अपनी सेना को तुम बिल्कुल भी लक नहीं करोगे। और जो दूसरी वाली लेडी होती है वो कहती है कि चुप रहो चूती है। और वो कहती है फिर से कि सरान ऐसा करने की कोई भी टाइम नहीं है। और वो फिर से कहती है कि डोकू कबीले के लीडर कप्तान न्यूंग आप वहाँ खड़े होकर क्यों देख रहे हैं। और फिर कहती है अपनी बकचोदी कि ये आदमी धोखेबाज है तो हमें ऐसे मारने में देरी नहीं करनी चाहिए। और हम नेक्स्ट क्या बताते हैं ये वो भी हो सकता है जिससे डिमोनाइज कल्ट ने भेजा हो। और जवान कैप्टन होता है वो कहता है उसने जो कहा वो समझ में आता है। और फिर कहता है क्या इसके पास कोई तुम्हारा एक्सप्लेन करने का तरीका है। और बाजू बहन की लोरी होती है वो कहती है सरान हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और मैक्स कहता है जो आदमी इतना जल्दी में था उसके पास पानी की पूरी थैली पीने का समय है। और वो लेरी शौक में हो जाती है। और आप फिर बताते हैं कि भले ही तुम प्यासी थी क्योंकि यहाँ तुम बिना आराम किए दौड़ती आई। और इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन में तुम ऐसे सिचुएशन में तुम पानी भी कैसे पी सकती हो और जहाँ पर जो दो लोगों का युद्ध टला हो। और मैक्स कहता है पहला रीज़न तो ये है कि तुम एक दूत बिल्कुल भी नहीं हो। और जो लेडी होती है वो कहती है कि क्योंकि मैं बिना आराम किए लगभग 10 किलोमीटर दौड़ती रही और मैं बहुत ज़्यादा प्यासी थी। मैक्स कहता है क्या तुमको नहीं लगता कि मैंने जो कहा उसका कोई मतलब है। और मैक्स कंटिन्यू कहता है अगर तुम अभी भी नहीं हो तो मेरे पास 7 रीजंस हैं। और कैप्टन कहता है इतने सारे रीजंस। और मैक्स खड़ा होकर कहता है कि दूसरा रीज़न तो ये है और पहला रीज़न वही है वो पानी पीने वाला। और जो लेडी होती है वो कहती है कि सरान आप इस पर बिलीव कैसे कर सकते हैं, इस सचमुच हमारे पास और समय नहीं है, हम इसे पल भर में भी मार सकते हैं। और फिर जो मैक्स होता है वो कहता है कि 600 पीपल हाँ। और फिर से कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ लोग हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं ये पता लगाना कि दुश्मन के कितने लोग हैं ये इम्पॉसिबल होता है। और मैक्स कहता है कि तुमको ये कहना चाहिए कि दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और फिनिक्स लेडी को देखकर बताते हैं कि वो सही कह रहा है, इस सिचुएशन में अपने आसपास क्या हो रहा है इसके पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो मैक्स होता है वो कहता है तीसरा रीज़न तुमने कहा कि सिचुआन किंगडम के लीडर ने तुम्हें मदद के लिए भेजा है। और फिर कहता है ये दरअसल झूठ है। और जो मैक्स होता है वो फिर कहता है कि सिचुआन किंगडम में डिमोनाइज कल्ट के लिए वो एक किला बचाने के लिए बनाया गया था। और यह है कि किसी ऐसे आदमी को जो किला के लिए वो किसी और से भी कांटेक्ट कर सकते थे। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम बोल रही हो कि 10 किलोमीटर दौड़ने वाली तुम एक नन हो और तुम 10 किलोमीटर दौड़ कर आई हो। और मैक्स होता है फिर कहता है कि यही है क्योंकि उसने यहाँ पर किसी और को भेजा था। और जो बहन की लोरी होती है वो कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा चलने में कमज़ोर हूँ। और मैक्स कहता है इस सिचुएशन में उस लीडर को तो कबूतर से भी भेज सकता था और उसके पास एक घोड़ा भी है जो अच्छा है। और हमें कैप्टन को दिखाते हैं जो कि ये सब बड़े गौर से सुन रहा था। और हम बताते हैं कि वो पर्सन और यहीं पर इस लेडी का ना पोल भी खुल चुका होता है। और यहीं पर चैप्टर की माँ का भोसला चलता हूँ। बाय बाय।